नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम बात करेंगे इमाइल दरखाइम के सामाजिक एकता के सिद्धांत के बारे में। दरखाइम ने सामाजिक एकता का उल्लेख अपनी पहली किताब, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन, उसके अंतर्गत, वो दरखाइम का पीएचडी थीसिस था, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। उस किताब के अंतर्गत दरखाइम ने समाज में व्याप्त एकता का उल्लेख किया है। दरखाइम कहते हैं, समाज किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो आदिम सरल समाज रहा हो या वर्तमान समय का जटिल समाज, आधुनिक समाज, एकता प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। समाज में एकता के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सामाजिक एकता व्याप्त ना हो। दरखाइम ने सामाजिक एकता के दो प्रकार के स्वरूप बताए हैं। पहला है यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, और दूसरा है सावयवी एकता या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी यानी एकता, यानी वो फीलिंग्स, वो भावनाएं जो कि एक समाज को एकजुट करती हैं। पहली एकता जो है यानी यांत्रिक एकता, उसकी विशेषता ये है कि वो एक रूपता पर आधारित है, समानता पर आधारित है। और दूसरी एकता, सावयवी एकता, वो विभिन्नता पर आधारित है। प्रथम एकता तभी संभव होती है जबकि व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी स्वयं एक समाज के सदस्य का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। और दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है, यानी सावयवी एकता तब होती है जबकि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपना एक अलग अस्तित्व हो। आदिकालीन समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती थी, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने के साथ साथ आधुनिक समाज में यांत्रिक एकता के बजाय सावयवी एकता देखने को मिलती है। अभी हम पहले यांत्रिक एकता की बात करेंगे। यांत्रिक एकता के साथ साथ में हम आदिकालीन समाज की भी बात करेंगे कि आदिकालीन समाज का स्वरूप किस प्रकार था और उसमें किस प्रकार से यांत्रिक एकता व्याप्त थी। आदिकालीन समाज जो था उसमें छोटे छोटे संगठन हुआ करते थे, लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम हुआ करती थी। सभी सदस्य जो हैं उनकी आवश्यकताएं एक ही समान की थी। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बहुत लिमिटेड थी। रोटी, कपड़ा, मकान या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके फुलफिलमेंट का ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा करता था। उसके अलावा उनकी कोई बहुत ज़्यादा विविधताएं व्याप्त नहीं थी आवश्यकताओं में। उनका सामाजिक या आर्थिक कार्य, जीवन का ढंग, आचार विचार, धारणाएं, उन सब में समानता थी। मानसिक और नैतिक आधार पर भी समानता थी। जनमत, परंपरा, धर्म, इन सब का उन पर दबाव रहता था और उन सब से रिलेटेड उनकी मान्यताएं लगभग एक ही जैसी थी। व्यक्तिगत समानता के आधार पर एक ठोस एकता होती थी। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत और सामाजिक जो समानता है वो एक ही प्रकार की थी, यानी व्यक्ति की अपनी पर्सनल सोच वही थी जो कि समाज की सोच थी। दरखाइम कहते हैं कि यांत्रिक एकता में सब लोग जनमत, परंपरा, धर्म और राजा या जो भी उनका शासक होगा उसके दबाव को आंख मूंद कर या यंत्रवत अपना लेते थे। जैसे एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है जिसका एक स्विच ऑन होते ही पूरा वो एक ही प्रकार से कार्य करने लगती है। तो वही उस समय के समाज में था कि अगर उनके शासक ने कोई आदेश दिया है या कोई भी परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार उन्हें कुछ करने को कहा गया है, तो वो उस चीज़ को एज इट इज़ फॉलो करते थे। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो सामूहिक व्यक्तित्व में इतना घुल मिल जाता था कि उसके अपने व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं रहता था। वो यंत्रवत तरीके से सोचता, कार्य करता और आदेशों का पालन करता था। तो अब हम बात करेंगे यांत्रिक समाज की मुख्य विशेषताओं की। पहला है अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक समाज जो है, जो कि आदिकालीन समाज में या वर्तमान में भी अगर हम देखें तो बिल्कुल टिपिकल ग्रामीण समाज जो है उसमें पाया जाता है। यहाँ पर भूमि व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि पूरे समूह की या पूरे गांव का उस पर सामूहिक स्वामित्व होता है। मुखिया जो है वो आनुवंशिकता के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे समाजों में मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में एकरूपता पाई जाती है। उनके विश्वास, व्यवहार, मत वो भी एक ही प्रकार के होते हैं और
कुल मिलाकर पूरा जो समाज है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरा है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। यांत्रिक एकता वाले जो समाज होते हैं उनमें व्यक्ति जो है वो सेकेंडरी है, समाज सर्वोपरि है। समाज मुख्य है और व्यक्ति गौण होता है। सामूहिक चेतना के सम्मुख व्यक्तिगत चेतना बिल्कुल नगण्य होती है या द्वितीयक कहलाती है। तीसरा है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले जो समाज होते हैं उसमें सामूहिक चेतना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी समूह स्वयं अपने समाज के सदस्यों के लिए सारे निर्णय लेता है। समाज के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है और उसी के आधार पर धीरे धीरे एक सामूहिक चेतना विकसित होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। दमनकारी कानून की प्रधानता। यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून होते हैं। दमनकारी कानून और जो सावयवी एकता वाले समाज में प्रतिकारी कानून होते हैं, इसके बारे में हम एक अलग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में क्योंकि समाज में सामूहिक एकता व्याप्त होती है तो समाज का कोई भी नियम तोड़ना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना एक अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर दंडित करता है। तो दमनकारी कानून का उद्देश्य होता है व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना। पांचवी विशेषता है नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होता है। हालांकि सावयवी एकता वाले समाज में भी नैतिकता होती है, परंतु यहाँ पर नैतिकता सर्व प्रमुख आधार होता है। फिर है सजातीयता। सजातीयता यानी एक जैसा होना या समान होना। यांत्रिक एकता वाले समाजों में क्योंकि जनसंख्या कम होती है, लोगों की ज़रूरतें एक जैसी होती है, रहन सहन खान पान सब कुछ एक जैसा होता है, उनमें किसी भी प्रकार की विविधता नहीं होती, तो यहाँ एक सजातीयता पाई जाती है और सजातीयता स्वयं अपने आप में लोगों को एकजुट करती है। राजनीतिक जीवन जो होता है यांत्रिक एकता वाले समाजों में वो न्याय पर, दंड पर आधारित होता है। सामूहिक रूप से सारे मामले सुलझाए जाते हैं और जो भी नेता है वो अधिकांश तौर पर तो आनुवंशिक होता है और उसी के निर्णय को सर्वोपरि माना जाता है। आर्थिक संगठन जो है यांत्रिक समाज का वो भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। विशेषीकरण नहीं होता वहाँ पर। भोजन, वस्त्र, आवास ये सब कुल मिलाकर उन्हें पूर्ति करनी होती है, यानी अपना भरण पोषण करना सर्वोपरि होता है। अपना यानी अपने पूरे समूह का। उसके अलावा और किसी भी तरीके की आर्थिक संगठनों में वो लोग नहीं जुड़ते। वर्ग नहीं पाए जाते। संपत्ति जो है वो सामूहिक होती है। धार्मिक संगठन जो है यांत्रिक एकता समाज का वो बहुत दृढ़ होता है। धर्म की प्रधानता होती है। धर्म उनके जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से ये यांत्रिक समाज की एकता के बारे में हम बात करते हैं कि यांत्रिक एकता जो है उसमें समाज सर्वोपरि है, सामूहिक हित सर्वोपरि है और यही चीज़ उन्हें यह समाज के सदस्यों को एकजुट बनाती है। परंतु धीरे धीरे ये जो परिस्थितियां हैं ये बदलती है। कैसे बदलती है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती है। आवश्यकताओं में भिन्नताएं भी पैदा होती है। यानी पहले सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक नीड्स थी उनको फुलफिल किया जाता है, लेकिन अब उनमें थोड़ी विविधता आती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य प्रारंभ होता है और धीरे धीरे श्रम विभाजन की आवश्यकता भी अनुभव की जाती है। श्रम विभाजन यानी कार्यों को विभाजित करना। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें हर कार्य करने वाले अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, यानी जितने व्यवसाय होते हैं उतने ही अलग अलग प्रकार के लोग उन कामों में इन्वॉल्व होते हैं। आवश्यकताओं के आधार पर नए नए व्यवसायों का जन्म होता है। उसको अलग अलग लोग अपने एक्सपर्टीज़ के आधार पर, अपने विशेषीकरण के आधार पर बांट लेते हैं। यानी सपोज एक कुम्हार है तो वो मटके बनाने का काम करता है तो वो काम वही कर सकता है, कोई दूसरा उतनी कुशलता से नहीं कर सकता। एक खाती अगर लकड़ी का काम करता है तो उस काम को वही कर रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति उस काम को उतनी एक्सपर्टीज़ के साथ में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे श्रम विभाजन और विशेषीकरण प्रारंभ होता है। अलग अलग व्यवसाय समूह डेवलप होते हैं। श्रम विभाजन जो है वो भी एक प्रकार से एकता या संगठन का आधार होता है।
यानी यहाँ पर जो सावयवी एकता वाला जो समाज है उसमें भी एकता पाई जाती है। विशेषीकरण होने के बावजूद, लोगों के अपने अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होने के बावजूद भी एकता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जो अभी मैंने कहा कि खाती अपने काम में एक्सपर्ट है, और कुम्हार जो है वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, लोहार अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, किसान जो है वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर रहा है। परंतु सिर्फ अपना काम करने से उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। कुम्हार मटकी तो अपने लिए बना लेगा, लेकिन अगर उसको अपने लिए फर्नीचर चाहिए तो वो खाती के पास ही जाएगा। लोहे का सामान चाहिए तो उसे लोहार के पास ही जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, अन्न जो है वो उसे किसान से ही प्राप्त होगा। तो यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो लेन देन पर आधारित हो जाती है, यानी एक दूसरे से मिलकर अंतर्निर्भरता के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। उनके बीच में अंतर संबंध स्थापित होते हैं, अंतर्निर्भरता होती है, और धीरे धीरे एक सावयवी एकता विकसित होती है। दर्कहाइम इसे सावयवी एकता इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इसे कंपेयर किया है मनुष्य शरीर से। जैसे मनुष्य के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, उनका अलग अलग कार्य है, उनका अलग अलग विशेषीकरण है। जो कार्य हाथ कर सकते हैं वो पैर नहीं कर सकते, जो काम नाक कर सकती है वो आँख नहीं कर सकती, जो आँख कर सकती है वो नाक नहीं कर सकती। हर काम जो है वो डिवाइड है शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में, परंतु इसके बावजूद उन सब में अंतर्निर्भरता है। हमारा शरीर या सावयव इसी आधार पर विकसित है कि वो सारी चीज़ें, उनमें एकता इसीलिए देखी जा सकती है कि वो सारे जो भी अंग हैं शरीर के, वो अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हमारे सारे अंग, अगर हमारे एक छोटे से अंग में भी अगर कोई चोट लगती है तो कई बार उसके कारण पूरा शरीर प्रभावित हो सकता है। ब्रेन जो है वो सबको कंट्रोल करता है, आपका पाचन सिस्टम जो है वो सबको कंट्रोल करता है। तो उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक प्रकार की एकता है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी व्यक्ति जो अलग अलग विशेषीकरण है के आधार पर बटे हुए हैं, श्रम विभाजन के आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो सब मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो सब मिलकर समाज को चलाते हैं, समाज की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनमें एक प्रकार की एकता बनी रहे। तो ये एकता जो है, ये जटिल समाज की बात दर्कहाइम यहाँ पर करते हैं कि जटिल समाज में सावयवी एकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सावयव के विभिन्न अंग अलग अलग शारीरिक कार्य करते हैं, उसके कार्यों में सहयोग के आधार पर एकता पनपती है। उसी प्रकार से समाज में भी अलग अलग कार्य करने के बावजूद लोगों में एक प्रकार की एकता व्याप्त रहती है। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि समाज किसी भी तरीके का हो, समाज का कोई भी स्वरूप हो, उसमें अलग अलग स्वरूप की एकता सदैव विद्यमान रहती है। सरल समाज, आदिम समाज जो थे, उनमें यांत्रिक एकता पाई जाती थी, सब कुछ एक जैसा था इस कारण। और जटिल समाज में, आधुनिक समाज में सावयवी एकता पाई जाती है, विविधता होने के बावजूद, क्योंकि अंतर्निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंसी है, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इस वजह से एक प्रकार की एकता पाई जाती है जिसे दर्कहाइम कहते हैं सावयवी एकता। अब हम बात करेंगे सावयवी एकता की विशेषता, यानी सावयवी एकता वाले समाज में क्या विशेषताएं पाई जाती है। पहला है विभेदीकरण की प्रक्रिया। यांत्रिक समाज में जनसंख्या कम थी तो वहाँ पर विभेदीकरण की आवश्यकता नहीं थी। एक व्यक्ति स्वयं अपने और अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर लेता था, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अलग अलग आवश्यकताओं के कारण अलग अलग व्यवसाय समूह विकसित होते हैं, विशिष्टीकरण बढ़ता है और धीरे धीरे लोगों में अलग अलग विभेद पैदा हो जाता है। दूसरा है अन्योन्याश्रितता में वृद्धि। अन्योन्याश्रितता यानी अन्य पर डिपेंड करना, एक व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होता है। सावयवी समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है और इसके कारण उनमें प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। विभिन्न व्यवसायों का विकास सावयवी एकता वाले समाज में, जो अभी हमने बात की, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं। जनसंख्या की अधिक आवश्यकताओं के कारण उसमें विविधता भी पैदा हो जाती है और नए नए व्यवसाय विकसित होते हैं। चौथा है सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाज जो है
उसमें लोगों के विचारों, संवेगों में रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति जो है वो सामूहिक प्रतिनिधानों के माध्यम से होती है। सामान्य जन का प्रतिनिधित्व सामूहिक चेतना के माध्यम से ही होता है, सामूहिक प्रतिनिधान के माध्यम से होता है। प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले कहा था कि सरल समाज जो है उसमें दमनकारी कानून पाए जाते हैं, लेकिन जो जटिल समाज है, सावयवी एकता पर आधारित समाज है, उसमें प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि समाज के सदस्यों का जो अपराध की ओर अग्रसर हुए हैं उनमें सुधार करना, उनका पुनर्स्थापन करना है। आर्थिक संगठन जो है वो यहाँ पर भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था के बजाय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और बचत वाली अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। व्यक्तिवाद का महत्व होता है, इसके कारण व्यक्तिगत संपत्ति भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था जो है वो विशेषीकृत पर आधारित हो जाती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। ये तीनों राज्य के अंग होते हैं। वंशानुगत सत्ता के बजाय अब धीरे धीरे चुनी हुई सरकार का स्वरूप देखने को मिलता है। धार्मिक संगठन जो है उसका विस्तार हो जाता है। धर्म अभी भी महत्वपूर्ण है, परंतु उसमें एकेश्वरवाद और बहुदेववाद ये विकसित हो गए हैं। ईश्वर का व्यक्तिकरण भी हो गया है। धर्म जो है उसके बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हम देख सकते हैं, और जो स्थानीय विश्वास हैं वो भी धीरे धीरे विकसित होने लगे हैं। तो ये कुल मिलाकर यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बारे में जो दर्कहाइम के प्रमुख विचार हैं उसका उल्लेख है। सेकेंड वीडियो में, यानी इसके पार्ट 2 में, हम यांत्रिक और सावयवी एकता के अंतर को समझेंगे और दमनकारी और प्रतिकारी कानून के बारे में बात करेंगे।